बताया था इस सिलेबस के बारे में, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर का नाम अवधारणा एवं विचारधारा है, जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर था। और दूसरे पेपर में मैंने बताया आपको कि ये लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका रिटेन है। तीसरा पेपर आपका था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसमें मैंने आपको बताया था कि आधुनिक राजनीति के बारे में हम फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। इसमें अवधारणा कॉन्सेप्ट होता है और रीजम होता है। इसकी बहुत सारी विचारधाराएँ होती हैं। इसमें मैंने बहुत सारे बताए थे कि शक्ति, सत्ता, प्रभाव, उदारवाद, समाजवाद, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने बताया था। शक्ति, सत्ता, राजनीतिक विकास, प्रभाव, आधुनिकीकरण। इसमें सामाजिक संरचनाएं हमने बताया था कि इसमें आपको कि ये परंपरागत राजनीति को जब इसमें संस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा था, तो उन्हीं संस्थाओं केवल, और ये एक तरह से हमारी व्यवहारवादी राजनीति थी, जिसमें सामाजिक संरचनाओं का भी बहुत ही महत्व होता है। और उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें अवधारणा एवं विचारधारा में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे शक्ति तथा प्रभाव की अवधारणा। इसमें आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। और जिसमें अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ये कि इसमें अब हम आ जाएंगे और शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक रॉबर्ट एक विचारक हैं, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये स्टेटमेंट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कैटलिन का, जो बहुत ही फेमस विचारक हैं राजनीतिक विज्ञान के, बार बार इनका नाम आता है, उनके स्टेटमेंट्स आते ही हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीतिक विज्ञान का एक घटक है, ठीक है। इसी प्रकार से मार्गेंथाउ ने भी शक्ति की परिभाषा दी, और इनको हम यथार्थवादी विचारक भी माने जाते हैं, यथार्थवाद के प्रबल समर्थक भी हैं यथार्थवादी शक्ति के। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। हम स्टेटमेंटों को लिखने के बाद इसको डबल इंटरनोट कामा में कर देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक हमने बुक का नाम आपको दिखाया है, ग्लासवेल एवं कैपलान का बुक, पावर एंड सोसाइटी। इन्होंने एक बुक भी लिखी है और इनकी एक बुक है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम शक्ति के प्रकार। तो जो शक्ति की हमारी प्रकार हैं, शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो हमारी शक्ति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 प्रकार की शक्ति होती है, ठीक है। इसमें पहला है शारीरिक शक्ति। तो आप जानते हैं कि जो शारीरिक शक्ति है, तो शारीरिक शक्ति में हम देखते हैं कि सबसे ही बात क्लियर हो रही है कि शारीरिक शक्ति का मतलब है कि अगर हम देखें तो राजनीतिक शक्ति है ये। तो राजनीतिक शक्ति में, शारीरिक शक्ति में क्या चीज़ आएगी, किसी भी राष्ट्र की सेना आ सकती है, ठीक है। तो इसे प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, और ऐसा वह इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना का राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ होती है। लेकिन जब यही सेना सैनिक शक्ति नेतृत्व के हाथों में चली जाती है, एक तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई बार देखा गया कि यदा सैनिक क्रांतियां भी हो जाती हैं, और राजनीतिक शक्ति का नेतृत्व सैनिक नेतृत्व के हाथों में अगर हस्तांतरण हो जाए, तो वहाँ पे लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अभाव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी शारीरिक शक्ति है, ठीक है। और जिसमें हमारी स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यदि बहुत सारी अस्त्र, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र भी इत्यादि होते हैं। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति में हम देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीक का है, ऐसे सूचक हैं से मिलकर ही बनती हैं ये, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक शक्ति कि हम किसी माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से, या फिर किसी कूटनीतिक माध्यम से या प्रचार कर के माध्यम से हम ऐसे ही कार्य करते हैं
इसका मतलब ये है कि जो किसी चीज़ को हम अन्य देश को प्रभावित कर दें। जैसे कि एक बार अरब और इजराइल के युद्ध के समय इजराइल ने ये बड़ी ही तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि उसके पास परमाणु बम है। इसका ध्येय केवल एक विपक्ष पे हम जो है एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था कि वो व्यक्ति युद्ध से पहले ही हार जाए। तो ऐसा किया जाता है और इसके माध्यम से, इसलिए रेडियो के माध्यम से या फिर किसी प्रचार के माध्यम से लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। और ये काम हमारे कूटनीतिज्ञ भी करते हैं प्रचार के माध्यम से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं तीसरी जो हमारी शक्ति है, आर्थिक शक्ति, ठीक है। ये तीसरी हमारी आर्थिक शक्ति है। तो आर्थिक शक्ति में आप जानते ही हैं कि आर्थिक शक्ति का मतलब होता है कि एक तरह से हम देखें तो आर्थिक का मतलब धन संपदा या प्रॉपर्टी से भी ले लेते हैं, और ठीक यही चीज़ें हैं। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों के द्वारा भी होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने से मात्र संबंधित नहीं होता है, अपितु इसके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार भी करना भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो विदेशी निर्यात के माध्यम से भी एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने पर निर्भर बना सकता है। जैसे कि आजकल चाइना ने बहुत सारे कंट्रियों में ऐसा काम किया हुआ है। तो ये जो आर्थिक शक्ति है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो शक्ति है इसको हम प्रयोग में कैसे लाते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे, शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ। तो इसको प्रयोग में लाने के लिए पहले तो अगर हम किसी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम शक्तिशाली हैं, तो वैसे बताया जाता है कि बहुत सारे हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी ऐसा पहले ही बताया गया है कि साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाई जाती है। तो हम देखें तो यहाँ पे पहली जो है वो समझाने की ही प्रक्रिया है कि पहले हम समझाते हैं। अगर समझाने से अगर कोई मान जाता है, फिर बहुत सारी तरीक़ों से हम समझाते हैं। अगर ऐसे काम नहीं हो पाता है, फिर हम दूसरी अपने ऑप्शन का उपयोग करते हैं, प्रलोभन देते हैं, ठीक है। प्रलोभन देते हैं, इसमें जो है उनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को प्रलोभन या वचन देकर उनके व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो 4 प्रकार के हो सकते हैं ये, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम बहुत सारे उन्हें प्रलोभन या फिर वचन देकर के भविष्य के लिए भी उन्हें हम दे सकते हैं, ठीक है। और राजनीतिक प्रलोभन के अंतर्गत अधीनस्थ राज्य को स्वाधीन करने की बात भी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कही भी जा सकती है, ठीक है। और हमारे तीसरे पॉइंट पे है दंड। अगर वैसे नहीं, जब हम प्रलोभन से नहीं काम बन पाता है, ऐसा जैसे कि कभी कभी अमेरिका भी इस चीज़ों को उपयोग देखने में दिखता है कि करता है, ठीक है। अमेरिका जैसा राष्ट्र क्योंकि वो काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र है। और तीसरा हमारा पॉइंट है, अगर इस प्रलोभन से नहीं मानते हैं कोई अन्य राष्ट्र, तो दंड का हम प्रावधान है। तो फिर दंड देने का प्रावधान किया जाता है, फिर उसको दंडित किया जाता है कि हम दंड की धमकी दी जाती है कि हम तुम्हें दंड देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंडात्मक कार्यों की कार्यान्वित तो आए दिन होती रहती है, परंतु इसको प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसको केवल धमकी दी जाती है, उसे प्रयोग में नहीं लाई जाती है। और लास्ट पॉइंट हमारी है बल या शक्ति। जब धमकी देते हैं, उससे भी अगर नहीं होता है, तो फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे बल का प्रयोग कर देता है, मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग कर देता है। शक्ति के प्रयोग का मतलब ये है कि सैनिक शक्ति का प्रयोग, ठीक है। अब हम आते हैं, अगला हमारा है प्रभाव। हमने शक्ति को पढ़ा, अब हम प्रभाव को देखेंगे। प्रभाव में एक कार्ल फ्रेडरिक ने एक स्टेटमेंट उनका है, प्रभाव गुप्त शक्ति है, यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है, ठीक है। तो ये हमारा प्रभाव है। और बताया जाता है कि प्रभाव जो है शक्ति से बल प्रयोग, मतलब कि दंड और हिंसा को अगर यदि निष्कासित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो प्रभाव बन जाती है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है, ठीक है। जिसमें रॉबर्ट हल्क ने भी कहा है कि प्रभाव व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों या राज्यों में संबंध है, ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है।
राजनीति में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर मानवीय व्यवहार की अनेक घटनाएं प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव है। और बाकी इतना लेते हैं, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।